इस पूरे चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप छोड़ के जा सकते हो। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट में ही रिफ्लेक्शन हो सकती है? तो आंसर है नहीं। जब भी आप अपने आप को पानी में देखते हो तो आप अपनी छवि को देख पाते हो, दैट इज कॉल्ड एज द इमेज। आप अपने इमेज को देख पाते हो, लेकिन साथ ही साथ आपके पानी के अंदर क्या है वो भी देख पाओगे। अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है तो एक बकेट लो और बकेट के अंदर आप क्या करो, पानी भर दो और अपने आप को देखने की कोशिश करो। आप अपने आप को देख भी पाओगे, साथ ही साथ बकेट के अंदर भी आपको दिखेगी। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि रिफ्लेक्शन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए रही होती है। ऐसा नहीं होता, वो सबके लिए होती है। लेकिन क्योंकि हमें हमारी इमेज बहुत ही क्लीन क्रिस्प चाहिए, शार्प चाहिए, इसीलिए हम ओपेक ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं विदाउट चूजिंग द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। हेलो एवरीवन, हाय एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न एवरीवन, एंड टुडे वी आर हियर अगेन विद आवर न्यू session that we have planned, that is refraction of light on the plane surface। ठीक है, so ये भी आपका एक repetitive session होने वाला है आपके grade 10 बोर्ड्स के लिए। so let us jump into this और इसे कंप्लीट करते हैं। क्या है ये चैप्टर, क्या चीजें के बारे में बताता है, क्या क्या चीजें करनी है इनमें, और ये सारी चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं ना। दिस इज वन ऑफ दी बिग चैप्टर, ऐसा आप बोल सकते हो, और इंपॉर्टेंट भी है न्यूमेरिकल के बेसिस पे, कॉन्सेप्चुअल के बेसिस पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नई सीखने को मिलेगी यहाँ पे। एंड मूविंग टू नेक्स्ट, इस पूरे चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज मिस कर दी तो फिर आपको नेक्स्ट चीजें समझ में नहीं आएंगी, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज रिलेटेड। और इसके बाद जो आपके पास चैप्टर आने वाला है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज, वो तो इसी की बेसिस पे है, क्योंकि उसमें क्या है कि और भी आप नई चीजें सीखोगे, लेकिन बेस यही है। ये समझना आना चाहिए कि वो वहां पे लाइट बेंड क्यों कर रही है, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें आप यहां पे सीखोगे। इसका एक और वर्जन है। बेसिकली ये जो पूरी चैप्टर आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज लाइट। ठीक है, और इस लाइट में हम दो हिस्से पढ़ते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन होती क्या है, उसके बेसिक लॉज, उसके बाद फिर हम उसकी इमेज फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, जिसे हम मिरर्स भी बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली जब हम लोग 10th में आते हैं तो 10th में फिर हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, और रिफ्रैक्शन में दो हिस्से होते हैं। जैसे फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत सारी चीजें, एंड देन मूव टू द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द इमेज फॉर्मेशन थ्रू द आपका लेंसेज। ये सारी चीजें भी हम लोग इसमें ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, दैट इज व्हाई इट इज डिवाइडेड इनटू 4। ठीक, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीपल। मूविंग नेक्स्ट, इस चैप्टर में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज दिस? ठीक है, व्हाट इज दिस? हाँ, वी डू हैव आवर टेलीग्राम चैनल एवरीवन, है ना। तो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। मूविंग नेक्स्ट, होता क्या है रिफ्रैक्शन, क्या होती है रिफ्रैक्शन, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी पढ़ लेते हैं। जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं आपके सामने एक सिनेरियो क्रिएट करना चाहता हूं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कुछ इस तरह का अंतर है, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। लेकिन ऐसा कर लेते हैं कि when we talk about रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, क्या डिफरेंस है दोनों में? सुनो, अब सुनते जाओ क्या डिफरेंस है। जैसे अगर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी ग्रेड 9 में, तो आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन जनरली हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट में ही रिफ्लेक्शन हो सकती है? तो आंसर है नहीं। रिफ्लेक्शन कोई भी सरफेस में हो सकती है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसलूसेंट हो, ओपेक हो, सब में होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे पानी, वाटर एवरीवन, वाटर इज कंसिडर्ड टू बी नोन एज द ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, जब भी आप अपने आप को पानी में देखते हो तो आप अपनी छवि को देख पाते हो, दैट इज कॉल्ड एज द इमेज। आप अपने इमेज को देख पाते हो, लेकिन साथ ही साथ आपके पानी के अंदर क्या है वो भी देख पाओगे। अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है तो एक बकेट लो और बकेट के अंदर आप क्या करो, पानी भर दो और अपने आप को देखने की कोशिश करो। आप अपने आप को देख भी पाओगे, साथ ही साथ बकेट के अंदर भी आपको दिखेगी, तो आप दोनों कर पा रहे हो। तो होता क्या है रिफ्लेक्शन में, ये मैं बताना की कोशिश कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन में व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्शन बेसिकली कि
ये एक बाउंड्री है। किस तरह की बाउंड्री है? ये एक मीडियम हो जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बकेट की एग्जांपल्स लेता हूं, तो ये एयर हो गई, ये आपका वाटर हो गया, दो डिफरेंट मीडियम्स हो गए पीपल, ठीक है। अब होता क्या है कि रे ऑफ लाइट जो है, ऐसा थोड़ी है कि रे ऑफ लाइट जो देख के आती है कि नहीं मुझे रिफ्लेक्शन करना है, मुझे रिफ्रैक्शन करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक रे ऑफ लाइट इंटर करती है यहां पे, ठीक है, स्ट्राइक करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक रे ऑफ लाइट आती है, स्ट्राइक करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। होता क्या है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज द बाउंड्री, ठीक है। ये क्या है? ये आपका मीडियम का बाउंड्री है। व्हाट इज दिस? दिस इज द बाउंड्री ऑफ द मीडियम, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द मीडियम। अब होता क्या है इसमें, ये जान लेते हैं। यहां पे क्या होता है कि ये, क्योंकि हमें पता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आई, स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद व्हाट हैपेंड, यहां पे स्प्लिट होती है। क्या स्प्लिट होती है? एनर्जी का लॉस बोलते हैं जिसे। कुछ एनर्जी बहुत कम, बहुत 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 ज्यादा कम, ठीक है। आप ऐसा समझ लो, अगर 100% एनर्जी है, ठीक है, 100% एनर्जी है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 4% एनर्जी, 4% एनर्जी एवरीवन, 4% एनर्जी इधर चले जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ये आप लोग 9th में पढ़ चुके हो, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। और जहां तक बात है 96% की, वो वापस आपके इसी मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है, वो वापस आपके इसी मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। यहां पे ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री, मीडियम ऑफ द बाउंड्री का मतलब, जैसे ये एयर है, ये वाटर है, जब भी एक रे ऑफ लाइट, एक लाइट अपने मीडियम से अपने मीडियम में ट्रैवल कर रही है और जैसे सडन चेंज होता है, तो जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री पे एनर्जी का डिवीजन होता है। आप एनर्जी लॉस बोल सकते हो उसको। बहुत कम एनर्जी आपके बाउंस बैक कर जाती है और उसे हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो इंटर कर जाती है उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जिसे हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। जाहिर सी बात, आप वो एयर को ले लो, वाटर को ले लो, तो आप यहां पे देख पाओगे क्या कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी रिफ्लेक्शन होते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम में भी रिफ्लेक्शन होते हैं, और ओपेक में भी रिफ्लेक्शन होते हैं। सब में रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हम ओपेक ऑब्जेक्ट को ही देख के क्यों बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन इसी में हो रही है? बिकॉज वी वांट, अगर आप पानी में अपने आप को देखोगे तो आपकी जो इमेज बन रही होगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी मच शार्प, क्लीन, जैसे आप मिरर में देख पाते हो। तो क्योंकि हमें अपना जो इमेज है वो बहुत ज्यादा क्लीन, शार्प, पॉलिश्ड देखनी है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, वी यूज ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर द रिफ्लेक्शन। इसीलिए हम रिफ्लेक्शन के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। इसीलिए रिफ्लेक्शन के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट को चूज किया जाता है। बाकी बचे आपके रिफ्रैक्शन। जहां बात होगी रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन आपका ट्रांसलूसेंट में नहीं हो सकता। फॉर रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन आपका ट्रांसलूसेंट में नहीं हो सकता, ओपेक में नहीं हो सकता। फॉर रिफ्रैक्शन वी नीडेड ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। प्लीज ये याद रखना। सो दैट इज व्हाट द एनर्जी लॉस इज ऑल अबाउट, ठीक है। ये बाउंड्री पे ये एनर्जी का लॉस होता है। 96% ऑफ द एनर्जी गेट इनसाइड इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, 4% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि रिफ्लेक्शन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए रही होती है। ऐसा नहीं होता, वो सबके लिए होती है। लेकिन क्योंकि हमें हमारी इमेज बहुत ही क्लीन, क्रिस्प चाहिए, शार्प चाहिए, इसीलिए हम ओपेक ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं without choosing the transparent object. Transparent object आप ऐसा समझ सकते हो, रिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट में हो सकती है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन हम लोगों ने 9th में पढ़ ली थी, मैंने आपको बस क्लियर किया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, बाउंड्रीज का डिपेंड हो जाता है, मीडियम्स की डिपेंडेंसी हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज देयर। Now we'll try to understand the entire thing about the refraction, ठीक है, कि ठीक है रिफ्लेक्शन हो गया, हम समझ गए, लेकिन ये जो 96% इंटर कर रहा है, ये 96% है क्या कर रहा है ये मुझे समझना है उसमें, ठीक है। कैसे मैं अपने आप को देख पा रहा हूं, दैट इज द रिफ्लेक्शन, लेकिन मैं अंदर जो देख पा रहा हूं चीजों को, कैसा डिफरेंट दिख रहा है, क्यों डिफरेंट दिख रहा है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे।
So when we talk about the refraction, everyone, refraction is called as the change in direction of the path of the light when it passes through one transparent medium to another transparent medium. Please do remember, refraction आपका सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही हो सकता है, ओपेक और आपके ट्रांसलूसेंट में नहीं हो सकता, लेकिन रिफ्लेक्शन तीनों में हो सकती है। क्योंकि हमें हमारी इमेज बहुत पॉलिश चाहिए, इसीलिए हम ओपेक के ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। मैंने बार बार बोला है, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस को हम आपका क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। अगर ये सिंपली मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या हो रहा है, एक पेन है, पेंसिल है, पेंसिल को आपने पानी में रखा, तो यहां तक जो मीडियम आप देख पा रहे हो, दिस पर्टिकुलर मीडियम, ये पूरा हिस्सा, दिस इज कंप्लीटली, हाँ, ये जो पूरा हिस्सा है दैट इज एयर, एक मीडियम। दूसरा जो मीडियम है दैट इज वाटर, ठीक है, दैट इज द वाटर। तो जैसे ही लाइट जो है, आप ऊपर को देख रहे हो, आप नीचे को देख रहे हो, तो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो आपको दिख रहा है कि देयर इज अ बेंड। ये बेंडनेस आपको दिखती है, लाइट बेंड कर जाती है, आपको फिगर पूरा बेंड दिखता है। ये बेंड हमें समझना है कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है, किस तरह से होता है। दैट इज व्हाट रिफ्रैक्शन इज ऑल अबाउट एवरीवन। कुछ चीजें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं जो लाइट के साथ होती हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइट पीपल, ठीक है, कोई भी फॉर्म ऑफ लाइट हो, जब हम लोग लाइट के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीजें लाइट के साथ हमेशा रहती है। सबसे पहली बात, लाइट के साथ क्या रहती है, लाइट के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, लाइट के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो एवरी लाइट के साथ आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सेकंड हो जाती है उसकी वेवलेंथ, बढ़िया, वेवलेंथ होती है, और अच्छी बात हो गई। थर्ड क्या है, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। अब ध्यान से सुन लो, क्या ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है, एक लाइट के साथ, इतनी अभी बेसिक में ये तीन चीजें आप समझ सकते हो। फ्रीक्वेंसी जो आप समझ पा रहे हो, कोई भी एक पीस ऑफ लाइट है, आपने रेड कलर की लाइट देखी होगी, येलो देखा होगा, ब्लू देखा होगा, इंडिगो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली दे आर एसोसिएटेड विद द कलर ऑफ द लाइट, कलर ऑफ लाइट, ठीक है, कलर ऑफ लाइट, बढ़िया, क्लियर है बात। अब ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा क्या कि अगर मैं एक रेड कलर के लेजर लाइट को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे फॉल करवाता हूं, ठीक है, तो वो रेड कलर ही बाहर आती है। क्या हो रहा है उसके अंदर, उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन आप देखोगे कि अगर रेड कलर की लाइट इंटर कर रही है तो देयर विल बी द लाइट व्हिच इज कमिंग आउट दैट इज रेड ओनली, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स कलर। तो आप ध्यान रखना कि व्हेन वी टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, और यू कैन से मेंटेन्ड, और यू कैन से सेम, ज्यादा सही रहेगा, सेम। तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जब हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करती है, तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। क्या चेंज करता है, वेवलेंथ में चेंजेस आते हैं, ठीक है, वेवलेंथ में चेंजेस, कैसे चेंजेस आते हैं वो भी बात करेंगे, चेंजेस आते हैं, और आपकी स्पीड में चेंजेस आते हैं, और आपके स्पीड में चेंज आएगा। दो चीजों में चेंज आती है, फर्स्ट इज द वेवलेंथ, सेकंड इज द स्पीड। क्या फिक्स्ड रहता है, दैट इज आपका जो सेम होता है, जो चेंज नहीं करता, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उसको सेम बनाने के लिए जो कंपनसेशन होती है, वो कंपनसेशन आपका वेवलेंथ और स्पीड ऑफ द लाइट करती है, ठीक है, आपके फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखने के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये तीन चीजों के ऊपर ही ये सारी चैप्टर्स के ऊपर सारी डिपेंडेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में हमें समझ में आया क्या कि ट्रांसपेरेंट मीडियम लेनी है, वेरी गुड। जब हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं तो बाकी सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। जैसे देखो क्या है इसमें, एक एक चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग को ये चीजें पता होगी, ये रैपिड रिवीजन है, लेकिन मैं तब भी क्लियर कर देता हूं। इन सारे चीजों में जो हम क्या करते हैं कि कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इनका नाम देते हैं मीडियम, ठीक है। अब इन मीडियम में हम लोगों ने इस मीडियम को दो हिस्से में तोड़ा है। पहला है रेयरर, दूसरा है आपका डेंसर। कोई भी चीज रेयरर, कोई भी चीज डेंसर, ऐसे फिक्स्ड उसका लिस्ट नहीं है। आपके पास दो मीडियम दिए होंगे, तीन मीडियम दिया होगा, और आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा मीडियम किस मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर है या रेयरर है, ठीक है। अब डेंसर और रेयरर को समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे आप डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी समझ सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी आपका मीडियम है, उस मीडियम में अगर डेंसिटी
ज्यादा है तो वो डेंसर मीडियम होगा, और अगर डेंसिटी कम है तो वो आपका रेयरर मीडियम होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं एयर और वाटर की बात करूं तो एयर और वाटर में डेंसर कौन हो सकता है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा किसकी है? वाटर की है। वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, एयर की डेंसिटी 1 होती है पीपल। दिस विल बी दी वाटर, दिस विल बी दी एयर। या फिर आप इसमें बात कर सकते हो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, जिनकी जिनके एटम्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा करीब हो गए, एटॉमिक फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, वो ज्यादा डेंसर होगा, जो कम होगा वो कम डेंसर है। ठीक, दैट इज व्हाट। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, यू हैव टू कंपेयर द मीडियम, तब जाके आप अपने हिसाब से चूज कर पाओगे विच इज डेंसर विच इज रेयरर। ठीक है, बढ़िया। अब इस चीज को देख लेते हैं, यहां पे हो क्या रहा है एवरीवन, हो क्या रहा है, वी आर हैविंग अ मीडियम 1 जो कि आपका रेयरर मीडियम है, ठीक है, और आपका एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम क्या है? दिस इज द ग्लास स्लैब। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब बोल लेते हैं। क्या होता है इसमें, ये ध्यान देते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, इफ देयर इज अ रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स और एक ही मीडियम में मूव कर रही है, जैसे एयर में है तो एयर में ही मूव कर रही है, तो उसको बेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो उसी इसमें मूव कर रही है। देयर इज नो चेंज इन द मीडियम ऑल्सो, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, वेवलेंथ में चेंजेस नहीं आएंगी, किसी भी चीज में चेंजेस नहीं आएंगी, वो अपने पाथ को ही फॉलो करती हुई रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये सीधी निकल जाती। ठीक है, अब क्योंकि मीडियम चेंज हो चुका है, अब रे ऑफ लाइट आई तो मीडियम पे टकराई, दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इट इज बेंडिंग, इट इज बेंडिंग। ना द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि बेंडिंग कर तो रही है, अब ये बेंडिंग समझना पड़ेगा। ठीक है, दो अलग अलग तरह से बेंडिंग होती है, वो दोनों बेंडिंग समझनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बेंडिंग को समझने की कोशिश करूं, एक शब्दों में लिखने की कोशिश करूं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, नाउ इट स्टार्ट बेंड, ये बेंड करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन जो होती है बेंडिंग के ऊपर ही होती है। ये जो बेंड कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि इस रे ऑफ लाइट को इसके कलर की, इसका फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखना है। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखनी है तो इसके वेवलेंथ में चेंजेस आएंगे और स्पीड में चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब स्पीड में जो चेंजेस आ रहे हैं, आपको अगर स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं मतलब ये स्लो हो जाएगी। अब जब ये स्लो हो जाएगी तो ऐसा थोड़ी होता है, ध्यान से देखना, ऐसा थोड़ी होता है कि रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरी तो 1 साल बाद दूसरे साइड से बाहर निकलती है। ऐसा तो नहीं होता, 2 दिन लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। गिरा और वो बाहर निकलता है। इसका मतलब ये होता है कि स्पीड में चेंजेस तो आते हैं, लेकिन बहुत स्पीड में चेंजेस आते हैं, लेकिन ये बहुत रैपिडली होता है। तो रैपिडली करने के लिए क्या करता है, वो अपने पाथ को चेंज करता है। अगर ये मीडियम नहीं होती तो ये स्ट्रेट जाता, अब ये मीडियम है तो ये बेंड कर रहा है। अभी अगर बेंड कर रहा है तो मैं इसके लिए, ये रे ऑफ लाइट 2 घंटे रुक तो नहीं सकती, साथ ही साथ निकलेगी। तो साथ ही साथ जल्दी से जल्दी निकलने के लिए इट चेंजेस द डायरेक्शन। When it changes the direction, it bends towards the normal। और ऐसा towards the normal क्यों होता है, आप खुद सोच के देखो। ये एक रेयरर मीडियम है जिसकी डेंसिटी कम है, ये एक डेंसर मीडियम है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस रे ऑफ लाइट को इस डेंसर मीडियम में मूव करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। क्यों? क्योंकि here the atomic structures are very 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 tighten up। 2 एटॉम्स के बीच में बहुत कम स्पेस है, तो वो क्या करता है कि जहां जहां से उसको जगह मिलती है वो वहां से वो बाहर निकलता है। इट इज कंप्रेसिंग इट। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये बाहर आ रही है लेकिन बेंड कर रही है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब नॉर्मल कहां से पता करें, तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट है उसी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, जैसे हम लोगों का जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। सो दिस बिकेम्स नॉर्मल, इसको लिख लेते हैं एन और ये लिख लेते हैं एन डैश। ठीक है, तो ये नॉर्मल बन जाता है। तो इट इज ऑलवेज, ये सीधी जानी चाहिए थी, ये ऐसी जानी चाहिए थी, बट ऐसे ना जाके इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो एंगल हो जाता दैट इज इंसिडेंट एंगल, ये जो एंगल हो जाएगी, ये एंगल, ये रिफ्रैक्टिव एंगल हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसी तरह अगर ये, अब ये रे ऑफ लाइट को, इस रे ऑफ लाइट को डेंसर मीडियम में देखो, ये रे ऑफ लाइट ये डेंसर मीडियम में है, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम। ठीक है, ये डेंसर मीडियम में है, ये इंटर कर रही है, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, यहां पे स्ट्राइक हुआ, हम लोगों ने नॉर्मल बना दिया, बढ़िया। नॉर्मल जैसे बनाया तो अब ये क्या है कि इसको सीधी जानी चाहिए थी। क्यों सीधी जानी चाहिए थी? क्योंकि ये इसका मीडियम डेंसर था। अब मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो पाथ में चेंजेस क्यों होंगे?
ठीक है। अब यहां पे देखो, जैसे ये रेयर मीडियम रहती, ये नहीं रहता तो ये सीधी जाती। अब क्योंकि रे ऑफ लाइट सिर्फ डेंसर में ही मूव कर रही है तो उसके लिए ये सीधा हो गया। अब जब तक डेंसर मीडियम है तब तक यही सीधी लाइन जाती रहेगी। अब जैसे मीडियम चेंज होगा, डेंसर से रेयर आएगा तो बेंड अप भी होगा। अब ये बेंड अवे क्यों होगा? क्योंकि डेंसर मीडियम में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे के। यहां पे दे आर मूविंग मोर स्पेस, दे आर हैविंग मोर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये खुल गया, तो ये जब खुल जाता है तो फिर ज्यादा स्पेस लेता है, तो इट ऑलवेज, इसको सीधी जानी चाहिए थी लेकिन अब ये बेंडिंग कर रही है अवे। एवरीवन, दिस इज अगेन रिफ्रैक्शन, दिस इज अगेन इंसिडेंट। यहां पे ऐसे मान के चलते हैं, ठीक। तो याद रखना, जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी, ठीक है, रेयरर से डेंसर आ रही है तो इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और इसकी बात जब हम करेंगे कि जब रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो इट विल बी व्हाट? इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया ये कैसे होता है, ठीक। अगर मैं इन दोनों चीजों को एक साथ मर्ज कर दूं, मतलब ये तो है एक ही फिगर ना, यही रे यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब, एवरीवन, ठीक है। तो उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना समझ के रख लो कि जब भी डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग रेयर से डेंसर, तो दैट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। और रेयर और डेंसर मीडियम आपको खुद चूज करने पड़ेंगे, दो जब दिए रहेंगे तब, ठीक है। Moving to next everyone, now we'll talk about the refractive index. Refractive index को समझने के लिए, समझने से पहले we have to talk about the laws. जब हम लोग लॉस देखते हैं एवरीवन, व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉ, आई बिलीव ये समझ में आ गया तो मैं ये हटा देता हूं, ठीक है। जब हम लोग लॉ समझते हैं तो लॉ आपको क्या बोलती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपका नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे और वो तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, ठीक है, जो कि आप लॉ जानते हो। रिफ्लेक्शन का भी यही पहला लॉ है, ठीक। सेकंड लॉ आपको ये बोलने की कोशिश कर रही है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल, यहां पे जो सेकंड लॉ है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्नेल्स लॉ, ठीक है। मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मतलब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि आपका साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय दिस रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय जो रेशियो है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का, ये आपको जो एक वैल्यू देती है, ठीक है। आप इसको चेंज करते जाओ तो ये भी चेंज होती जाएगी, ठीक है, लेकिन जो एक वैल्यू हर बार आती जाएगी। तो उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए ये एक फिक्स मीडियम की बात हो रही है, जैसे एयर, ग्लास स्लैब, एयर और ग्लास, मीडियम तो फिक्स है ना। अब मीडियम चेंज कर दो, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फिर किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए यहां पे एक वैल्यू जो आती है वो आती है कांस्टेंट, और ये जिस कांस्टेंट आती है उसका हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव, ये आती है कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट का क्या नाम है? इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। अब आपके बुक्स में, इन योर बुक्स इट इज रिप्रेजेंटेड एज इन द टू डिफरेंट थिंग्स। या तो आप इसको म्यू लिख सकते हो, ठीक है, या फिर अब जब या फिर मैं इसको एन लिखना ज्यादा पसंद करता हूं, ठीक है, एन। तो बुक्स में आइदर यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय म्यू और एन, सो आई रिप्रेजेंट इट बाय एन एवरीवन, ठीक। तो ये हो गई स्नेल्स लॉ एवरीवन। स्नेल्स लॉ का और एक रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से देखना। स्नेल्स लॉ का एक और रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहां पे, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको बहुत बार किताबों में ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि टेल मी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, tell me the refractive index of medium 2 with respect to 1, tell me the refractive index of medium 1 with respect to 2। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम लोग इसमें बात करेंगे। जैसे अगर मैं मान लूं कि मेरे पास जो रेयरर मीडियम है, ठीक है, रेयरर जो मीडियम है वो मेरे पास है एयर, ऐसा मान के चलते सिंपल, और मेरे पास जो डेंसर मीडियम है दैट इज ग्लास। सुन लो यहां पे, ठीक। मैं स्नेल्स लॉ लिख रहा हूं, पहले रिप्रेजेंटेशन सीख लो फिर स्नेल्स लॉ बता दूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि मुझे पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुनना, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टेल मी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
कौन सा है मीडियम 2 भाई? मीडियम 2 है आपका ग्लास, या फिर ऐसा समझ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये बोला जा रहा है आपको। इसका मतलब आप क्या समझते हो और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए बोला जा रहा है? किसके लिए बोला जा रहा है? तो आपको बोला जा रहा है ग्लास के लिए। किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है? एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको और क्या तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, यही सब रिप्रेजेंटेशन है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ग्लास का बारे में आपको बताना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आप समझ रहे हो इस चीज को? मूविंग नेक्स्ट, अगर आपको म्यू के टर्म्स में लिखना है, जैसे म्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको आदत है वैसी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बहुत बुक्स में ए यहां पे भी लिखी हुई रहती है, ये सेम चीज बताएगी भाई, कुछ अलग सा नहीं है। ये जी है, ये ए है आपकी, सॉरी, म्यू ऑफ एयर। ठीक, अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट, दिस इज फर्स्ट वन, लेट अस टॉक अबाउट सेकंड वन। ठीक है, सेकंड आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही है कि भाई मेरे को बता दो सेकंड पॉइंट। ये आपको ये बोलने की कोशिश कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या है ये बता दो मेरे को। ठीक, तो आप क्या लिखोगे यहां पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? एयर का। किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास के रेस्पेक्ट में। इस चीज को क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक, फिर म्यू के टर्म्स में एयर ग्लास, एयर ग्लास। ठीक है, आप चेंज कर दो आपके रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को, वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और, ये हालांकि मैं आगे पढ़ाता, लेकिन क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूं आपको, तो आप ये रिप्रेजेंट करना भी सीख ही लो। जैसे अब ये सारी चीजें हो गई। मूविंग नेक्स्ट, अब इसी चीज को मैं अगर स्नेल्स लॉ में लगाने की कोशिश करूं, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्नेल्स लॉ होती है, स्नेल्स लॉ, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए होती है। ठीक है, तो मैंने बोला कि साइन आई फॉर अ पर्टिकुलर मीडिया, ठीक है, मतलब दो मीडियम होंगे, रेयर और डेंसर, एयर और ग्लास मान लो, तो साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। प्रॉब्लम हमारे साथ यहां पे आ जाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए है। गिवन ऑफ पेयर ऑफ मीडियम में एक रेयरर मीडियम होगी, एक डेंसर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम तो एयर है, डेंसर मीडियम क्या है? ग्लास है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? यहां पे हम लिखते हैं ये, यहां पे फॉर हेयर वी आर राइटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर। ये लिखी भी नहीं रहती है आपकी किताब में, लेकिन बोलना यही चाहती है। ठीक है, इस चीज को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक, अब इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखो ये ऊपर आ जाएगी यहां पे, तो इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन आई। आप अपने बुक्स में देखोगे ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन भी, ठीक है, और यहां पे होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन आर। ठीक है, ये भी आपका एक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन स्नेल्स लॉ का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि मीडियम वन, जैसे हमारे केस में यहां पे जो मीडियम वन था, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे मेरे पास अगर मीडियम वन है, मीडियम वन मेरे पास क्या है? दैट इज एयर। ठीक है, एयर क्या है? दैट इज अ रेयरर मीडियम। बढ़िया, ठीक है, मीडियम टू क्या है? मीडियम टू आपकी है ग्लास। ठीक है, और ग्लास क्या है आपका डेंसर मीडियम। इस चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस चीज को ये भी लिख सकते हैं कि मीडियम ऑफ वन साइन आई, ठीक है, साइन आई विल बी इक्वल टू मीडियम ऑफ टू साइन आर। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप ध्यान से रखना, यहां ये मैं ट्रिक दिखा रहा हूं, ये इंसिडेंट के बारे में बोल रही है, तो इंसिडेंट किस मीडियम में हो रही है? एयर में हो रही है, यहां पे एयर होगी। इंसिडेंट रिफ्रैक्शन किस मीडियम में हो रही है? ग्लास में हो रही है, तो यहां पे ग्लास होगी। बस यही है। ठीक है, एंड आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस यही है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ इस तरह से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है।
फाइन। ओके एवरीवन, सो जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज देयर, है ना, M1 मीडियम 1 मीडियम 2, ये सारी चीजें, ये रिप्रेजेंटेशन चल रही है। तो अगर आपके क्वेश्चंस में कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो या फिर आपको सॉल्व करनी पड़े तो गड़बड़ मत करके आना, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको रेयरर मीडियम खुद चूज करनी है, आपको डेंसर मीडियम खुद चूज करना है। आप ऐसे भी चूज कर लोगे, आप वाटर और डायमंड दिया हुआ रहेगा तो कौन सा ज्यादा रेयरर है, कौन डेंसर है, कौन सा रेयरर है, आप खुद चूज कर सकते हो। दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। चलिए मूव करते हैं एवरीवन। जब ये सारी चीजें हो रही थी, नाउ विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवरीवन, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम लोगों ने समझ लिया यहां पे कि स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है ये बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये यूनिटलेस चीज है, ठीक है। उसमें आपकी सिर्फ वैल्यू आएगी, उसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि आप क्या एंगल डिवाइडेड बाय एंगल करते हो, ठीक है। एंगल डिवाइडेड बाय अगर एंगल करोगे तो फिर क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। डिग्री डिवाइडेड बाय डिग्री, रेडियन डिवाइडेड बाय रेडियन, सब तो हट जाएगा, सिर्फ एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है? वो वैल्यू आपको ये बताने की कोशिश करती है जब एक रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आती है, इसका मतलब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आती है या डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, तो आपको यह बताने की कोशिश कर रही है कि वो रे ऑफ लाइट बेंड कितना करेगी, ज्यादा बेंड करेगी, कम बेंड करेगी। कोई अगर डेंसर मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जैसे एयर का 1 होता है, आपकी जो ग्लास होती है उसका 1.5 होता है, ठीक। तो 1.5 और 1 डिफरेंस तो है, तो वो 1.5 आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब भी रे ऑफ लाइट आपके एयर से ग्लास में आएगी तो वो बेंड करेगी। कितना करेगी? वही अगर कंपेयर करना है, ग्लास का 1.5 होता है, वैसे 4/3 होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 है, तो वो और ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इट जस्ट गिव्स यू द अंडरस्टैंडिंग हाउ मच इट इज गोइंग टू बेंड। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर बेंडिंग, सिंपल, ठीक है। जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम, क्योंकि आपको पता है अभी अभी हम लोगों ने बात की, कोई भी रे ऑफ लाइट होता है तो फ्रीक्वेंसी उसकी मेंटेन्ड रहती है। उस चीज को मेंटेन करने के लिए वेवलेंथ और स्पीड में चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको भी हम जो है डिफरेंट, उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी के फॉर्म में। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवरीवन। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलती है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलने की कोशिश करती है? ये बोलती है कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट चाहिए, ABS, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट चाहिए, तो ये बोलती है कि जो स्पीड ऑफ लाइट किसमें? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्लैश एयर, ज्यादा चेंजेस नहीं होते, सेम ही होता है, ठीक है। हालांकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 नहीं होता, 1.003 होती है, ठीक है, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं आते। डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, कोई दूसरा मीडियम होगा, अदर मीडियम, ठीक है। एक दूसरे मीडियम की बारे में बोला जाता है यहां पे, ठीक। अब वो दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, पहला तो वैक्यूम है, एयर है, ठीक है, तो वो तो कुछ भी, दूसरा मीडियम इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात हो रही है। इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं यहां पे लिख देता हूं V/m। Vm क्या? वेलोसिटी ऑफ दैट मीडियम। हर अलग मीडियम में अलग वेलोसिटी होगी ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो क्या हुआ, एक अरे आपने पढ़ी नहीं थी लाइट में आपके पढ़ा नहीं था, जैसे स्पीड तो चेंज कर जाती है मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं वाटर की, मैं बात करूं सॉलिड की, मैं बात करूं लिक्विड की, ट्रांसपेरेंट तो सब में होता है। ग्लास स्लैब सॉलिड है लेकिन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। एयर आपकी ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है लिक्विड स्टेट में, तो वही है, मीडियम के हिसाब से स्पीड चेंज होती रहती है, ठीक। मूविंग नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ क्या है? सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिलेटिव का, ठीक है, रिलेटिव का। ये बोलती है कि द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, कोई भी एक मीडियम होगी, ठीक है, रेयर डेंसर जो भी है, ठीक है, कोई मीडियम वन में जिसको हम लोग चूज करेंगे, इन मीडियम वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ठीक है, या फिर मीडियम टू, आप ऐसा समझ सकते हो। एक मीडियम से दूसरे मीडियम की रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, यहां पे यही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूं कि दैट इज v ऑफ द मीडियम वन डिवाइडेड बाय v ऑफ द मीडियम टू। सिंपल, यही सारी चीजें चल रही है एवरीवन। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक। अब देखो ये चीज यहां पे मैं एक और चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे जो आपके बुक्स में दी हुई है, हम लोगों ने साउंड चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अगर आपने साउंड चैप्टर पढ़ा था या साउंड चैप्टर के बारे में थोड़ी भी बेसिक्स पता है आपको, तो हम जानते हैं क्या एक रिलेशन यहां से फाइंड की जा सकती है कि साउंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ द साउंड इन अ पर्टिकुलर मीडियम विल बी इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये हम लोगों ने पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी यहां पे मैंने ये जो न्यू लिखी है इसके जगह पे आप एफ भी लिख सकते हो, चलो इसको हटाते हैं, सिंपल रखते हैं, ये एफ लिख दो, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों स्पीड है, ठीक। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलती है, तो मतलब वेवलेंथ किसका, लाइट का, और फ्रीक्वेंसी वो तो चेंज नहीं करेगी, वो तो चेंज कर ही नहीं रही है, ठीक है, ये चेंज कर ही नहीं रही है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, वेवलेंथ एक मीडियम का, और फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज नहीं करेगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से आ रही है आपकी वाटर में, मान लो ऐसे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं कर रही है, वेवलेंथ चेंज कर रहा है। तो वेवलेंथ जो सी में थी और जो आपकी लाइट एयर में थी, और वेवलेंथ जो है आपकी मीडियम टू में, अनदर मीडियम में, ठीक है। या फिर यहां पे वैक्यूम लिख लो, जैसा आपको मन करे। ये एफ कंप्लीट हो गया, तो ये हो जाएगा वेवलेंथ इन आपका, वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो आपकी वैक्यूम में थी, और वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो आपकी मीडियम में है, ठीक। ये भी आप एक लिख सकते हो यहां पे। मूविंग नेक्स्ट, यहां पे आप क्या लिख सकते हो, फॉर दिस इट विल बी अगेन वेवलेंथ ऑफ मीडियम वन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द मीडियम टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैंसिल, सो इट वेवलेंथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय टू। तो आप चाहो तो वेवलेंथ के टर्म में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप शो कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन शो दिस थिंग्स टू, ठीक है। आप चाहो तो आप ये चीज शो कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। और एक चीज, अगर आप चाहो, देखो जो मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की ना, कहां गया ये वाली बात, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस दिस एंड दिस एंड दिस, ये भी सेम इसी में फिट हो जाता है, ठीक है। इफ यू वांट विद रिस्पेक्ट ऑफ स्पीड, तो आप स्पीड की भी बात कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहां पे क्या लिखोगे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, ठीक है। तो मीडियम आपका एयर है यहां पे, तो मीडियम एयर है, तो इस अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो स्पीड आपकी एयर में मूव कर रही होगी, वेलोसिटी आपका एयर का होगा, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी की बात, यहां पे स्पीड आपका किसके रिस्पेक्ट में की जा रही, एयर के रिस्पेक्ट में, डिवाइड करोगे तो यहां पे v बाई वो आपका स्पीड ही आ जाएगी, ये एयर आ जाएगी ऊपर यहां पे, और ये आ जाएगी मीडियम की, सेम चीज जो यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आई बिलीव इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में भी लिखी जा सकती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल, फाइन। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। यहां पे एक बात की गई है कि condition for a light rays to pass undeviated on the refraction, ठीक है, बढ़िया, अनडिविएटेड चाहिए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये कब हो सकती है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये इजी है, ये आप समझ जाओगे। अगर मेरे पास एक मीडियम वन है, या फिर मैं ऐसे मान कर सकता हूं, ठीक है, दिस इज कोई भी मीडियम मान लो, जैसे मान लेते हैं कि दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू, ठीक है।
ये तब हो सकता है जब आपका इंसिडेंट रे बाउंड्री के परपेंडिकुलरली आए, ठीक है, बाउंड्री के परपेंडिकुलरली आए, तब ये अनडेविएटेड रहेगी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आप ऐसा बोल सकते हो कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज जीरो, ठीक है। दोनों के बीच में जो इंसिडेंट रे और आपका नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो जीरो है। ये तभी हो सकता है जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाए ऐसे। तो अगर सरफेस से 90 डिग्री पे जा रही है तो अनडेविएटेड है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई बेंडिंग नहीं आएगी। सेकंड, यहां पे ये कब हो सकता है, जैसे मान लेते हैं दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि मीडियम 1 इज इक्वल्स टू मीडियम 2, मतलब रे ऑफ लाइट एक ही मीडियम में ट्रांसफर कर रही है, ऊपर भी वाटर नीचे भी वाटर, ठीक है, ऊपर भी है नीचे भी है, मैंने सिर्फ बाउंड्री लगाई चेक करने के लिए। तो अगर मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों बराबर है तब भी अनडेविएटेड ही जाएगा, ठीक है, अनडेविएटेड ही जाएगा। लेकिन इसमें चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है देखो, अगर मैं बोलूं कि मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों अलग अलग है तो इसमें क्या होती है, इसमें आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विल बी सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विल बी सेम। लेकिन जब मैं वेवलेंथ की बात करूंगा तो इट चेंजेस, ये चेंज कर जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपकी स्पीड की बात करूं तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप अगर इसकी बात करो, मीडियम तो सेम ही है, एयर एयर है, वाटर वाटर है, जो भी है मीडियम सेम ही है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी तो सेम होनी ही है ऑफ द लाइट, इसके साथ वेवलेंथ भी आपका सेम हो जाएगा, एंड मूविंग नेक्स्ट आपका जो है स्पीड भी जो है वो भी सेम हो जाएगी। तो दोनों में आपका अनडेविएटेड रहेगा, लेकिन ये चेंजेस है, आप ये चेंजेस जरूर देख लेना, ठीक है। कि इस केस में जब मीडियम दोनों का बराबर हो, दोनों सेम मीडियम पे, मीडियम ही सेम हो, तो आपकी अनडेविएटेड जाएगी, सेम होगा फ्रीक्वेंसी, सेम होगी वेवलेंथ, सेम होगा आपका स्पीड। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड वाले फिगर की, ये अनडेविएटेड कब जाएगी, जब ये आपका परपेंडिकुलर हो सरफेस पे, जो बाउंड्री है उस पर परपेंडिकुलर हो जाए, या फिर आपके जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बना दे। 90 डिग्री एंगल बनाने के बीच में आप ये बोल सकते हो कि दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, कलर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वेवलेंथ चेंज कर जाएगा, फिर अब आपका वेलोसिटी चेंज कर जाएगी। ज्यादा कम तो वो तो रेयर और डेंसर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चेंजेस हो जाएंगे। यहां पे अगर आप देखोगे तो यू कैन से कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी और आपकी स्पीड भी सेम रहेगी क्योंकि मीडियम सेम है, ठीक है। बस ये दो डिफरेंस है, होता तो अनडेविएटेड है लेकिन डिफरेंस आते हैं, ठीक है। चलिए एवरीवन, लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन। ये स्टेटमेंट्स में वैसे लिखी हुई थी, ठीक है, तो आप चाहो तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। यहां पे अब बात हो रही है कि द इफेक्ट ऑफ स्पीड, ठीक है, यहां पे बात हो रही इफेक्ट ऑफ द स्पीड, वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने पढ़ा दिया भाई, ठीक है, मैंने उसी जगह पे पढ़ा दी, लेकिन तब भी लिख लो कि अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जिसे हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, विल बी इक्वल्स टू वेवलेंथ, ठीक है, जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। बस इसी तरह यही आपका रिलेशन है, हालांकि मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, लेकिन तब भी ये स्लाइड थी तो लिख दिया मैंने, ठीक। चलिए, हाँ, नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवरीवन। सबसे पहले नेचर ऑफ द मीडियम, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, होगा ट्रांसपेरेंट ही, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, ट्रांसपेरेंट ही होगा, लेकिन उस पर भी डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो कितना रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड कितना करेगा, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लास 1.5 होती है, ठीक है, इसमें ज्यादा बेंडिंग होगी, वाटर लिखा हुआ, सॉरी, दैट इज 1, ठीक है। 1 मेरे ख्याल से दिस इज 1/3 होती है ये, ठीक है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, लेकिन अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, जैसे मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं 1 पॉइंट क्या है ये 1.33, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास में ज्यादा बेंडिंग होगी। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। सेकंड थिंग, टेम्परेचर का देखो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्योंकि जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो पूरे प्रोसेस के लिए कांस्टेंट ही रहती है। लेकिन आप ऐसा बोलना चाहोगे कि उस प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया कि टेम्परेचर को भी एक फैक्टर रख लिया, और मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं या डिक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा। सारी चीजें होती हैं मीडियम के ऊपर, ठीक है। अब वाटर को ले लो, ठीक है। वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो और ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगी, उनके बीच में स्पेस बढ़ेगा। अगर स्पेस बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट रही है, ठीक है। डेंसिटी नहीं लिखी हुई है क्या? हाँ चलो, डेंसिटी घट रही है। अगर डेंसिटी घट रही है इसका मतलब यह है कि लाइट को स्पेस मिल रही है पास होने के लिए। अगर लाइट को स्पेस मिल रही है पास होने के लिए, वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा क्योंकि बेंडिंग कम होगी, ठीक है, क्योंकि रोकने के लिए अब कोई नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, डेंसिटी घट जाएगी, मतलब मीडियम के हिसाब से बोल रहा हूं, वो घट जाएगी। मूविंग टू दिस, कलर्स के साथ क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कलर से ही एसोसिएटेड होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज में चेंज मतलब कलर में चेंजेस। क्या होती है चेंजेस वो देख लेते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा यही है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर बोल लो, ग्लास बोल लो, जो भी है यही है, ठीक है। लेकिन हर एक कलर का उस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो आपके चेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मैं बता देता हूं। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो रे ऑफ लाइट ग्लास से पास कर रही है, ठीक है। आपने रेनबो के बारे में पढ़ा होगा, ठीक। ये क्योंकि रिवीजन चल रही है, रैपिड रिवीजन चल रही है, तो मुझे लगता है आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा तो पता है। तो आप लोगों ने देखा कि व्हाइट लाइट जो है जब इंटर करती है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में, तो वह स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में। वो ऐसा क्यों होती है? क्योंकि एवरी सिंगल कलर विच इज हैविंग इन दी व्हाइट कलर, वो क्या करती है, अलग अलग स्पीड होती है उनकी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है उनकी। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए एवरी सिंगल कलर विल बी मूविंग विद अ डिफरेंट स्पीड, एज वेल एज उनके वेवलेंथ भी अलग होंगे। और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होने के कारण जब वो बेंड करती हैं एक ही पर्टिकुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म में, तो वो ट्रायंगुलर प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी रही हो, लेकिन हर कलर उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में अपना डिफरेंट बेंडिंग दिखाएगा। इसीलिए रेड कलर लीस्ट बेंड करती है और वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बेंडिंग करती है। अगर मैं कलर के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो कलर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वॉयलेट कलर, ये वॉयलेट है, वी लिखी हुई है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वॉयलेट कलर इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड कलर। क्या बोलने की कोशिश कर रही है कि बेंडिंग के बारे में बोल रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने विवग्योर में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा बेंड तो वॉयलेट ही करती है, कम बेंड कौन करता है? रेड कलर करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फॉर अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कम है आपके रिस्पेक्ट ऑफ वॉयलेट से, ठीक है। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? रेड की। लेकिन सबसे रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे, ठीक है, अगर इस जगह पे बात करूं तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, हालांकि मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड कलर इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड कलर इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉयलेट कलर, ठीक है। वॉयलेट कलर के फ्रीक्वेंसी से कम होती है। एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए, बढ़िया, आई होप इट इज क्लियर, ठीक। और ये मैच भी करती है, देखो ये आपका वॉयलेट ज्यादा था, तो अगर वॉयलेट कम हो रही है तो कोई ना कोई दूसरा बढ़ना चाहिए ना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट की जगह है, ज्यादा है, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। तो ये आपके थोड़े बहुत फैक्टर्स हैं, वो डिपेंड करते हैं। मूविंग नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अभी पढ़ाया था, फिर से पढ़ा देता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो होती है, पहला पॉइंट और एक ही पॉइंट जिस पे ये डिपेंड करती है, इट एक्ट्स ऑन द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर्स
ऑफ मीडिया, ठीक है, एक ही जगह काम करेगी। आपके पास जो मीडियम है अगर वो फिक्स्ड है, ठीक है, तो पूरे प्रोसेस के लिए फिक्स्ड है, तो उस प्रोसेस के लिए काम करेगी। अगर आपने मीडियम चेंज कर ली प्रोसेस के बीच में, तब ये काम नहीं करेगा। आपका मीडियम पूरे प्रोसेस, पूरे कंडीशन में, अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखना चाहते हैं आप, तो उस पूरे प्रोसेस में मीडियम सेम होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मीडियम जो है एयर और वाटर ले लूं, एयर एंड वाटर, ठीक है, एयर एंड वाटर, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं अगर ऐसा बोलना चाहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि मुझे बता दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, अभी तक तो यही पढ़ा था ना, ठीक है, यही होता है, और फिर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या चेंजेस देख रहे हैं, रेसिप्रोकल लग रही है क्या, रेसिप्रोकल लग रही है क्या? हाँ, अगर रेसिप्रोकल आपको लग रही है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि देखो, ये चीज ऐसी भी लिखी जा सकती है कि अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर पता करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। ये कैसे होती है ये भी देख लो, ये देखो कैसे होती है, ठीक है। हालांकि ये फॉर्मूला ये याद रखना, इंपॉर्टेंट तो यही है, बाकी सब तो मैं खाली प्रूव करके दिखा रहा हूं हो क्या रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये आपका ये है, ठीक है। तो वाटर का पता करना है एयर से, मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये 1 बाई ये हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 1 बाई ये हो जाएगी तो एयर ऊपर चला जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगी, ठीक है। अगर मुझे ये लिखना पड़े, ठीक है, ये लिखना पड़े, तो इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा भाई, इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा कि 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मैथमेटिक्स में वाटर ऊपर चली जाएगी, एयर चली जाएगी, यही चीज तो पूछी जा रही है जो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल, आपकी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए ही फिक्स्ड है। अगर एयर और वाटर है, ठीक है, एयर मतलब कुछ भी हो यहां पे, लेकिन ये फिक्स होनी चाहिए पूरे प्रोसेस के लिए, तब जाके आप लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इट एप्लीकेबल ओनली फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियास, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट वन, व्हिच इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर प्रिज्म ब्लॉक, सॉरी, फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। एवरीवन, ये क्या है, ये है आपका, ये कहां गया, अभी तो पढ़ाई थी, हाँ, ये जो हम लोगों ने ग्लास स्लैब देखा था ना, ग्लास स्लैब, ग्लास ब्लॉक बोल लो, इन दोनों को, ये दो अलग अलग फिगर में इन दोनों फिगर को जोड़ दिया गया है, ठीक है। अगर इन दोनों फिगर को जोड़ दिया गया है तो फिर हम कैसे इसको लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, कुछ आप इस तरह से देख लो कि मेरे पास एक ग्लास स्लैब है विच इज दिस, ठीक है। इसके पास अपनी एक थिकनेस रही होगी, मतलब ये सामने में रेक्टेंगल दिख रहा होगा, लेकिन ये इतनी बार बीट होगी इसकी, ठीक है, थोड़ी सी थिकनेस रही होगी। आप क्यूबॉइडल मान लो, क्यूब मान लो ना, ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, आप, मैं पहले नॉर्मल बना देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, अदरवाइज फिर वो थोड़ी बहुत, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, यहां पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद आपको पता है क्या कि दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज अगेन रेयरर मीडियम। तो हमने पढ़ा था कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। एवरीवन, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज गोइंग टू बी द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज गोइंग टू बी द इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा, ये फिर आपका अभी पढ़ा था कि ये रे ऑफ लाइट अब डेंसर में चल रही है तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं आपको, पाथ में सीधी चली आ रही है। अब यहां पे ये बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर आएगी तो डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी, तो इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल्स टू आर, सॉरी, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। लेकिन अगर, क्योंकि हम लोग अब आगे भी पढ़ने वाले हैं, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही, दो फिगर को एक साथ मर्ज कर दिया गया। अब क्योंकि एक साथ मर्ज कर रहे हैं तो नाम चेंज कर देते हैं। क्या नाम चेंज करेंगे, यहां पे नाम कुछ इस तरह से चेंज होगा कि, अरे भाई बहुत दिक्कत, गड़बड़ हो गई,
परेशानी। चलो कोई नहीं, मैं फिर से बना देता हूं, ठीक है, कर लेना फिर से, ठीक है। क्लास लैब है ये, ठीक है। ये आपका ये हुआ, ये आपकी इंसिडेंट रे आई। आई बिलीव इतना तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। यहां से ये बेंडिंग हो गई, ठीक है, और ये आपका यहां से बाहर निकल गया अवे, ठीक। ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्रैक्टिव रे मान लो, ठीक है। यहां पर रिफ्रैक्टिव रे 1 मान लो, इसको रिफ्रैक्टिव रे 2 मान लो, और इसे मान लो इमर्जेंट रे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट एंगल, इसको बोल देते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। ये हो जाती है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो हो जाएगी दैट इज इंसिडेंट रे। ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये क्या है? आपकी रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ठीक। अब देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये मीडियम नहीं होती तो ये सीधी चली जाती, ठीक है। तो अगर ये सीधी चली जाएगी तो कहीं ना कहीं जो रे बनेगा वो कुछ इस तरह आएगा, देखना, ठीक है। ये सीधी चली आएगी। तो आप एक चीज यहां से कंफर्म कर सकते हो कि दिस रे एंड दिस रे आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये जो डिफरेंस दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज ये जो है, इसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। दिस एक्स इज कॉल्ड एज लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूलाज आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि इस एक्स को निकालने का फॉर्मूला भी होता है, तो दैट इज व्हाट इट इज देयर। तो जब होगी तब देखा जाएगा, फिलहाल के लिए ये सारी चीजें हैं फॉर द ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, एंड दैट इज इमर्जेंट रे एवरीवन। और ग्लास स्लैब का दो फिगर को एक साथ जोड़ दिया गया और ये बना आपका, ठीक। वेरी गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ये आपके पास जो आ जाती है, दिस इज द मल्टीपल इमेज, ठीक है, मल्टीपल इमेज इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और अ थिक मिरर। देखो है क्या इसमें, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि ये ग्लास स्लैब ही है, ठीक है, थिक ग्लास स्लैब है, मैंने बोला था थिकनेस है, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पूरा है, मतलब पार्शियली ट्रांसपेरेंट है, मतलब ऊपर का हिस्सा आपका ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है दैट इज कंप्लीटली पॉलिश्ड। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये आपकी कोट की हुई है। जब सिल्वर आप कोट करते हो ना, किस लिए? रिफ्लेक्शन आपको दिखाने के लिए, तो ये रिफ्लेक्टेड है। तो होगा क्या, आपको पता है, अभी जैसे बेसिक हम लोगों को मालूम है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस पे फॉल करती है, ठीक है, तो ऊपर क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो रे ऑफ लाइट बेंड करेगी, इंटर करेगी, और इंटर करने के बाद इंटर कर जाएगी, ठीक है। अब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन बाहर तो निकल नहीं पाएगी। क्यों बाहर नहीं निकल पाएगी? क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन है, तो ये वापस आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, यही होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो अब जब बाहर ये निकलने की कोशिश करेगी तो अब ये डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। वही सारी चीजें, ये प्रोसेस चल रहा है। इस पूरे प्रोसेस में क्या हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी रे ऑफ लाइट आई, यहां पे बेंड की, यहां बेंड करने के बाद आपका पार्शियली ऊपर चला जाता है, ये हमें मालूम है, ठीक है, कि जो भी आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है तो उसमें छोटा सा जो लॉस होता है एनर्जी का, वो रिफ्लेक्शन में जाता है, फिर बाकी बेंड हो जाती है नीचे, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, ये जो है आपकी मल्टीपल इमेजेस बनती है, क्योंकि जितने बार रिफ्लेक्शन ऊपर जाएगा उतनी इमेजेस बनती जाएंगी, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट आपका बस यही है कि जो सेकंड इमेज होती है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट यही है कि जो सेकंड इमेज क्रिएशन होगी, सेकंड इमेज इज brighter than the other.
ठीक है, जो सेकंड इमेज होगी वो ब्राइटर होगी अदर से। ऐसा क्यों होगा? जब आएगी एनर्जी का लॉस होगा, ये अपना पूरा बेंड करेगी, बेंड करके जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो इट विल बी क्रिएटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, और मतलब ये अब बेंड करेगी, बेंड करके जब बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो एनर्जी जितनी रहेगी उसके हिसाब से देगी। अब फिर जैसे बाहर जाएगी तो और एक बार एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो यहां पे एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा है लेकिन यहां पे कम है, ठीक है। उसके बाद फिर वो एनर्जी का लॉस बढ़ता हुआ चला जाएगा, ब्राइटनेस घटती हुई चली जाएगी, सेकंड वाला जो होगा वो सबसे ब्राइटेस्ट होगा। बस आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मूविंग नेक्स्ट, ये अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिज्म की। एवरीवन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म? प्रिज्म हम लोग नॉर्मली, क्योंकि रैपिड रिवीजन है, आप लोग पढ़ चुके हो इस चीज को, कि जब हम लोग प्रिज्म की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में ट्रायंगुलर प्रिज्म ही आती है। ऐसा नहीं है कि इट इज ऑलवेज ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म कोई भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक पेंटागन है, ठीक है, मेरे पास एक पेंटागन है और ये पेंटागन जो बनी है ना ग्लास स्लैब से बनी हुई है, ठीक है। तो आप इसको जैसे बाहर निकालोगे तो ये पूरा ग्लास स्लैब आपको दिखेगा। आप इसको बाहर निकाल लो, ठीक है, अरे ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक, अगर आप इसको ऐसे कर दोगे, ठीक है, ठीक, तो आपको जो है क्या मैं कर रहा हूं, क्यूबॉइडल देखा है? क्यूबॉइड, छोड़ो इस फिगर को, ये डिस्टर्ब कर रही है मुझे, ठीक है। सिंपल सा फिगर बनाते हैं ना, क्यों नहीं, ठीक है। ये भी आपकी प्रिज्म ही है, सब प्रिज्म है, ठीक है। बस सॉलिड सरफेस हो जाना चाहिए, बस इतना समझते हैं आना कि प्रिज्म जो होती है फ्रॉम इनसाइड इट शुड बी सॉलिड, ठीक है। इट शुडंट बी हॉलो, इट शुड बी सॉलिड। अगर हॉलो होगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर हॉलो होगी तो आपका रिफ्रैक्शन नहीं चलेगा। आपको ये पूरा अंदर सॉलिड होना चाहिए। तो कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, कोई भी शेप ले लो, सब आपके प्रिज्म ही हैं। लेकिन हम ट्रायंगुलर प्रिज्म को क्यों चूज करते हैं ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रायंगुलर प्रिज्म को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमारा मोटो ये था कि वी शुड बी क्रिएटिंग दी डिफरेंट कलर्स, ठीक है। डिफरेंट कलर्स को हमें देखना था, जो रेनबो का क्रिएशन होता है। तो उसके लिए ये ट्रायंगुलर प्रिज्म को इसलिए चुना क्योंकि दो साइड्स जो होती हैं ये एक दूसरे के इंक्लाइंड है। तो और रे ऑफ लाइट जब इस पे फॉल करती है, ठीक है, तो इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो इंसिडेंट रे होगा, आपका रिफ्रैक्टेड रे होगा, इमर्जेंट रे होंगी, वो तीनों एक दूसरे से अलग अलग होंगी, ठीक है, कोई सेम नहीं होगा। लेकिन वैसे ही अगर मैं ग्लास स्लैब की बात करूं, रे ऑफ लाइट यहां फॉल करती है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट कर गई, ये बेंड कर गई, ठीक है, फिर इस जगह से ये बाहर निकल के आ गई, तो एट द एंड ये वाली रे और ये वाली जो रे है, जब इसको स्ट्रेट लेके जाओगे तो पैरेलल ही दिखेगी, ठीक है। और हर केसेस में होता है, और हम ये नहीं चाहते थे। हम ये चाहते हैं कि रे ऑफ लाइट जब इस पे फॉल करे तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे सब अलग अलग हो, सब कुछ अलग अलग हो। दैट इज व्हाई वी हैव चोजन ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म चूज करने का यही एक कारण था ना। जब हम लोग ग्लास प्रिज्म की तरफ आते हैं तो यहां पे ट्रायंगुलर को मैं चूज कर रहा हूं, तो ट्रायंगुलर के फ्रंट फेस को दिखा रहा हूं मैं। तो दिस इज द ट्रायंगुलर फर्स्ट फ्रंट फेस, ठीक है। अब जब ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इक्विलैटरल हो, ठीक है। 90 डिग्री वाली भी हो सकती है, 30 मतलब 180 डिग्री होनी चाहिए, उस हिसाब से आप कर लेना। दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है आप देख पा रहे हो, ठीक है। आई एम गोइंग विद अ जनरल केस, कंप्लीटली जनरल केस, ठीक है। जनरल केस की बात, जनरल केस की बात कर लेते, कुछ भी अलग नहीं इसमें। रे ऑफ लाइट एक आई, यहां पे स्ट्राइक की, जैसे एक स्ट्राइक करेगी आपने क्या बनाना है, आपको नॉर्मल बनाना है। आपको पता है नॉर्मल जो होती है वो सरफेस से 90 डिग्री पे होती है, तो दिस इज दी 90 डिग्री वाला नॉर्मल। जैसे आप ये बनाओगे, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, ठीक है, आफ्टर दैट आपको दिखेगा कि इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड कर जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो ये बेंड कर जाती है। मूविंग नेक्स्ट, ठीक है, यहां आएगी। यहां आने के बाद अगेन यू हैव टू गो विद द नॉर्मल। नॉर्मल जो होती है इस जगह की परपेंडिकुलर आपको दिखेगी। फिर क्या होगा, इट विल बी बेंडिंग अगेन।
फिर क्या दिखेगी आपको कि ये जो है आपको बेंड करता हुआ फिर से दिखेगा, और वो कैसा बेंड करता दिखेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आप खुद फिगर देखो, मैंने कोशिश की है फिगर में ये शो करने की, ठीक है। आप देखो कि ये जो है दिस इज इंसिडेंट रे, मैं लिख देता हूं दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। ये क्या है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रहा। दिस इज इंसिडेंट एंगल, ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल 1 है, ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल 2 है, ये आपका इमर्जेंट एंगल है, ठीक है, ये हो रही है। क्या आप समझ पा रहे हो, ये सारी चीजें हैं। गॉट माय पॉइंट, ठीक। ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो इस चीज को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म, this is called as angle of prism, this is called as angle of prism, ठीक। इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, सारी चीजों के ऊपर बात कर चुके हैं अपन। एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने आपको बता दिया। अब क्या हो जाता, ध्यान से सुनना, जैसे हम लोग ग्लास स्लैब में पढ़े थे ना, अभी अभी जस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ग्लास स्लैब ने हमें बोला था कि अगर ये मीडियम नहीं होती तो ये स्ट्रेट जाती, तो ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट चली गई, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर ये स्ट्रेट जाती, मैं इसी रे ऑफ लाइट को पीछे भी बैक कर लूं, ठीक है, पीछे बैक कर लूं, तो आपको एक इंटरसेक्शन दिखेगी इस जगह पे, ठीक है। दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज डेविएशन। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है, एंगल ऑफ डेविएशन ये बताने की कोशिश करता है, ठीक है, कि जब रे ऑफ लाइट सीधी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि मीडियम आने के कारण ये बेंड कर रहा है, तो बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस इंसिडेंट एंगल के लिए कितना बेंड करेगा वो, ठीक है, कितना रे ऑफ लाइट ने बेंड किया, इस इंसिडेंट एंगल के लिए कितना रे ऑफ लाइट ने बेंड किया, बस यही बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ फॉर्मूलाज है। फर्स्ट, अगर मैं डेविएशन एंगल निकालने की बात करूं, अगर मैं डेविएशन एंगल निकालने की बात करूं, तो डेविएशन एंगल कैसे निकलती है, डेविएशन एंगल बहुत सिंपल से निकल जाती है कि डेविएशन विल बी इक्वल्स टू इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इसे ए मान लेते हैं, ठीक है। इंसिडेंट डेविएशन विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, यही है फर्स्ट। सेकंड, ठीक है, सेकंड, अब सवाल ये उठ जाता है कि एक और चीज आती है जिसे कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होगा, देखो, जैसे जैसे आप ये इंसिडेंट की ये जो इंसिडेंट एंगल है ना, ये इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाओगे, ठीक है, आपकी जो ये डेविएशन है ये घटती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद अगर इंसिडेंट रे बढ़ रही है, इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, तो आपकी डेविएशन भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाद इंक्रीज होना शुरू करती है, जिस पॉइंट के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि उस पहले कम हो रही थी, उस पॉइंट के बाद इंक्रीज कर रही है, दैट मींस दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द मिनिमम पॉइंट। मतलब उस इंसिडेंट आई के लिए, उस पर्टिकुलर आई के लिए, उस जगह पे जो डेविएशन आ रही थी वो सबसे कम आएगी, उसके बाद फिर से डेविएशन बढ़ना शुरू कर देगी। तो जहां पे डेविएशन सबसे कम आती है किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल के लिए, तब हम बोलते हैं उसे मिनिमम डेविएशन एंगल, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन एंगल जो है वो दो तरीके से निकल सकती है। पहली तरीके ये होती है, पहला फॉर्मूला ये निकल जाता है कि आप बोल सकते हो कि मिनिमम विल बी इक्वल्स टू टू ऑफ इंसिडेंट, ट्वाइस ऑफ द इंसिडेंट एंगल मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन इज ट्वाइस ऑफ इंसिडेंट एंगल माइनस आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, पहला तो ये। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड साइन एंगल ऑफ प्रिज्म बाय 2,
ये दो फॉर्मूलाज हैं, ए बी, फॉर द मिनिमम डेविएशन। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के दो फॉर्मूलाज है, जैसे आपको दिया हुआ रहे उस हिसाब से आप कर लेना। वट एवर इट इज गिवन टू यू, जैसे आपको दिया हुआ रहे आप उसी तरह इसको कर लेना एवरीवन। आई होप इतनी सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी आपको, और ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, इफ इट इज सो now we will be moving forward with lot of things। एक और छोटा सा फॉर्मूला है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या फॉर्मूला है इस छोटे से, वो छोटा सा फॉर्मूला क्या है? बहुत बेसिक सा है कि अगर मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म ही निकालना हो, ठीक है, अगर मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म निकालनी पड़े, थर्ड यहां पे, अगर मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म निकालनी पड़े, ठीक है, जो कि ए है, ये कैसे निकलती है? ये होती है रिफ्रैक्शन एंगल 1 प्लस रिफ्रैक्शन एंगल 2। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म निकल जाएगी। R1 प्लस R2 कर दोगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट चीजों की हम लोग बात करते हैं? देखो, यहां पे जो मैंने यहां पे डेविएशन लिखी हुई है, इस डेविएशन में आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म पे है, और इसलिए हम लोगों ने लिया था क्योंकि हम चाहते थे कि सारे एंगल एक दूसरे के अलग अलग हो। यहां पे जो आप देख पा रहे हो, इस एंगल पे मैंने, आपने जो यहां पे देख पाया है फर्स्ट केस, दैट इज द जनरल केस, एंगल आई आपके एंगल ई के बराबर नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। एंगल R1 R2 के बराबर नहीं है, एंगल आई R1 के बराबर भी नहीं है, एंगल ई R2 के बराबर भी नहीं है। ये जनरल केस है, इसमें कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही एक प्रिज्म बनाऊं जिसमें ये जो डिविएशन हो वो मिनिमम डिविएशन आए, ठीक है, ये जो डिविएशन हो, मुझे ऐसा इंसिडेंट एंगल पता चल जाए, ठीक है, कि जिसके कारण मुझे जो डिविएशन आ रही है वो मिनिमम डिविएशन आए, उस केस में जो एंगल आई होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, R1 जो होगा वो R2 के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन याद रखना जो सिमिलैरिटीज है, आई R1 के बराबर नहीं होगा, ई R2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये तो चलता जाएगा, लेकिन ये अगर करना है तो मिनिमम डेविएशन के केस में ही हो सकता है। मिनिमम डेविएशन के केस में एक ग्राफ बन जाती है, उस ग्राफ को भी देख लेते हैं। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के केस में एक ग्राफ बनती है पीपल, ये रही वो ग्राफ। ठीक है, मिनिमम केस में ये ग्राफ बन जाती है। तो अगर आप देखोगे कि इस केस में मतलब क्या बनने की कोशिश की जा रही है, इस ग्राफ इसका क्या बताता है? इसका ग्राफ आपको बताता है, ठीक है, इसका ग्राफ आपको क्या बताता है? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, मैं आई लिख देता हूं, आप समझ जाना। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हो, ठीक है, डेविएशन घट रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसी आएगी, इस पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मिलेगा मिनिमम डेविएशन, और ये मिनिमम डेविएशन, उसके बाद फिर आपका इंसिडेंट एंगल, आपका डेविएशन बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे डेविएशन घट रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद जब आप इंसिडेंट रे को बढ़ाओगे, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाओगे, तो आपकी जो डेविएशन है वो बढ़ती चली जाएगी। दैट इज द ग्राफ पीपल। ठीक है, बस इतना ही है ग्राफ में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट न्यू थिंग्स। हाँ, ये हो गए रियल एंड अपीरेंट डेप्थ। ये होता क्या है? ठीक है, अगर आपके सामने दिख रहा होगा, सो ऐसा मान के चलते दिस इज द मीडियम एयर। ठीक है, ये जो मीडियम है दैट इज वाटर। ठीक है, एयर और वाटर मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेयर से डेंसर की तरफ लाइट आ रही है, तो आपको दिख रहा होगा कि रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड करेगी। ठीक, इसको उल्टा समझते हैं, ये तो बेसिक प्रोसेस, ये तो जानते ही हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास एक सिक्का है यहां पे,
ठीक है, इस जगह पे मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जो सबसे बॉटम में रखी हुई है, तो सबसे बॉटम में रखी होगी तो इससे थ्रू जो लाइट निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, ठीक है। अब यहां से जो लाइट मैं यहां से देख रहा हूं, ये तो सीधी, ये ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगी, लेकिन इधर से देख रहा हूं तो यहां से एक रे ऑफ लाइट निकलेगी, डेंसर से जा रही है रेयरर की तरफ, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो इस केस में ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, इट विल बी रिफ्रैक्टेड रे। तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुझे ये दिखी, ठीक है, ये दिखनी चाहिए, लेकिन ये बेसिकली ये दिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे दिखता है ये यहां पे, ओहो मुझे दिखती है ये, कलर चेंज कर लेता हूं, मैं देखता हूं ये पॉइंट देख लेता हूं। तो अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत, ठीक, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज, ये जो डेप्थ आपको दिख पा रही है, दिस इज कॉल्ड एज रियल डेप्थ। ये क्या है? ये रियल डेप्थ, ठीक। और क्योंकि मुझे यहां पे दिख रही है तो मुझे अपीयर हो रही है ये यहां पे, दिस इज कॉल्ड एज, इस ये वाली को, इसे हम बोलेंगे अपीरेंट डेप्थ, अपीयर्ड डेप्थ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अपीरेंट डेप्थ, ठीक है। ये अपीयर हो रही है मुझे, ठीक। और जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंजेस तो है, तो मुझे ये पता करना था कि जब मैं अपीयर डेप्थ की बात करूं तो ये अपीयर डेप्थ है कितना, मुझे ये जानना है कि अपीयर डेप्थ कितना है। तो प्लीज डू रिमेंबर, पहला, ठीक है, कि अगर मुझे अपीयर डेप्थ जाननी है, अपीरेंट डेप्थ, अगर मुझे अपीरेंट डेप्थ के बारे में बात करनी है तो अपीरेंट डेप्थ हो जाती है आपकी रियल डेप्थ, ये हो जाती है आपकी रियल डेप्थ, ठीक है, डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी? वाटर की विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर, ठीक है, क्योंकि इसलिए एयर और वाटर लिया था मैंने, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इतना आपको क्लियर है ना। मूविंग नेक्स्ट, ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं एक और चीज की, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि देखो ये तो रियल डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है, ये आपका अपीरेंट डेप्थ है। तो दो तरीके हैं, अगर आपको अपीरेंट डेप्थ पता चल जाए और रियल डेप्थ पता है तो माइनस कर दो तो वो निकल जाएगी, या फिर एक चीज होती है जिसे कहते हैं शिफ्ट, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं शिफ्ट, आप इसे ऑप्टिकल शिफ्ट भी बोल सकते हो, शिफ्ट। ये जो शिफ्ट होती है ये हो जाती है 1/1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय एयर, ठीक है। ये शिफ्ट, ये कितना है तो डायरेक्ट निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, ठीक। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल पीपल, और इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रियल और डेप्थ ये सारी चीजें के ऊपर हो गई, इससे हम लोग, ये पता नहीं डबल क्यों हो गए, हटा देते हैं। लेट अस मूव आगे। अब हम लोग बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन बोल रहा हूं मैं, रिफ्रैक्शन नहीं बोल रहा। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आपको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, कि ये आपका एक मीडियम है, सिंपल सा ये एक मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम में मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी अ रेयरर मीडियम और ये आपका एक डेंसर मीडियम है, ठीक। कंडीशन ये है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन आपका कंडीशन में ये आती है कि जो रे ऑफ लाइट है वो आपके डेंसर से जानी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, बेसिक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, दिस इज नॉर्मल, जो बेसिक जैसे पढ़ रखी है बस उसी हिसाब से चलते रहेंगे अपन, ठीक है, हो जाएगा फिर। ठीक, देखो क्या है कि अगर हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई रे ऑफ लाइट आती है, कोई भी रे ऑफ लाइट आती है इंसिडेंट से, ठीक है, इंसिडेंट से कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो आपका डेंसर से रेयर जाती है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरह बनता है। दिस इज द नॉर्मल दैट वी नो, ठीक है, बेसिकली यही, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हम जानते हैं, ठीक। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा इंसिडेंट एंगल बन जाए, ठीक है, इफ आई गॉट, ऐसा समझ लेते हैं कि मेरे पास ये एक इंसिडेंट आई,
इस इंसिडेंट एंगल पे जब ये लाइट यहां पे फॉल करती है तो इसको बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल करना चाहिए। तो जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर रही थी, ये नॉर्मल हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर रही थी, तो ये बेंड करते हुए कुछ इस तरह बेंड हुआ कि ये 90 डिग्री बन गया। मतलब एंगल ऑफ आर जो है दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। किसके लिए? इस आई के लिए। ठीक है, ये आई, इस एंगल आई, ऐसा एंगल आई निकला जिसके कारण जो जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो इस तरह के आई को, दिस पर्टिकुलर आई विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इसे हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, जिसे हम IC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्रिटिकल एंगल बोलेंगे जिसे हम IC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, अब क्या हो कि जब ये हो गई, अब क्या होगा कि अगर मैं ये इंसिडेंट एंगल को और बड़ा कर दूं, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल को और बड़ा कर दूं, तो आपको पता चलेगा क्या कि जैसे मैंने इंसिडेंट एंगल को और बड़ा किया तो ये रे, आपको तो बेसिक हमें ये पता ही है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्ट करके, सॉरी, अगर रिफ्रैक्ट हो रही है तो ये बेंड करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल होनी चाहिए। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल अब 90 डिग्री तो आ चुकी है, एंगल और बढ़ाएंगे तो फिर ये क्या करेगी, बेंड कर जाएगी उसी मीडियम में। ठीक है, उसी मीडियम में। सो दिस एंगल आई, एवरीवन, आई, दिस एंगल आई इज ग्रेटर देन द आई ऑफ क्रिटिकल एंगल, एंड ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट मीडियम, जिस मीडियम से चली थी उसी मीडियम पे वापस आ गई। ये कब होता है? मिराज में होता है। ठीक है, मिराज आप लोगों ने देखा होगा, मिराज में यही चीजें होती है। दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ही है, गई यहां पे स्ट्राइक की, वापस आ गई, बाउंस बैक हो गई, तो रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है एवरीवन। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहां पे पता करनी पड़ती है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो आपके पास क्रिटिकल एंगल के फॉर्म में कॉसेक थीटा के रूप में लिखा हुआ है, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, साइन आता है ना आपको, बस उतना। तो याद रखना कि साइन, क्रिटिकल एंगल यहां पे लिखनी थी, आईसी के जगह पे आप सी भी लिख सकते हो, वट एवर दैट यू फील करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आईसी लिख लो या तो सी लिख दो। ठीक है, आईसी विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। सिंपल, बस इतना कर लो, सब बन जाएंगे, कुछ नहीं करने की जरूरत है। यही है, ये हो गई आपके क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। ठीक, ये जो आईसी है दैट इज फॉर द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ये सब कुछ आपका क्रिटिकल एंगल के ऊपर ही है। Sin IC will be equals to refractive index at the rarer medium divided by refractive index at the denser medium. That is the only formula जो आपको याद करनी है पूरे क्रिटिकल एंगल के लिए। इस पे वैल्यू पुट करते जाना, आंसर निकालते जाना। अरे रेयर मीडियम मान लो एयर हो गया तो यहाँ पे 1 लिख देना, वाटर है तो 3/, यहाँ पे होगा 3/4 या 4/3 होगी, 3 ऊपर आ जाएगी, बस इतना ही तो है। और करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना। ठीक है, कॉसेक थीटा और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट इट इज नीडेड। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं TIR। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म। कौन से प्रिज्म में? यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये जो प्रिज्म आप देख पा रहे हो ये 90 डिग्री है, दो 45 डिग्री पे है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या देख पाओगे, ध्यान से देखना कि जैसे ही 90 डिग्री पे आई, ठीक है, यहां पे स्ट्राइक कर रही है, यहां पे स्ट्राइक कर रही है, सही सी बात है। तो अगर सुनो मेरी बात, मैं एंगल सिखा रहा हूं, ठीक है, फिर बोलोगे सर 45 कैसे लिख दिया। ठीक, ये अगर 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ना, ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितनी होनी चाहिए खुद देखो, 45 90 90 180, तो ये भी 45 होनी चाहिए। अगर ये 45 डिग्री है, ठीक है, अगर ये भी 45 डिग्री है, ठीक, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगी, तो ये कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो ये 45 होगी 90, तो ये पूरा मतलब आपने 45 डिग्री पे इंसिडेंट करवाया, इसको बाहर निकलनी थी क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, प्रिज्म की बात कर रहा हूं मैं, अंदर पूरा सॉलिड है, तो बाहर ना निकलने की वजह से ये क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर जा रहा है। और बाउंस बैक कैसे कर रहा है, पूरा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो डेविएशन ऑफ द रे बाय 90 डिग्री, दैट इज व्हाट इट इज देयर। इसको देख लेते हैं एवरीवन। ठीक है,
इसको देख लेते हैं। जैसे यहां पे देख लो, ये आपका इंटर कर रहा है, यहां पे सेम चीज है, वही चीज है, 90 डिग्री 45 45 सेम चीज है, इंटर कर रहा है, ये 90 डिग्री है, ये अगर 90, ये अगर 90 डिग्री, ये 45 है, ये 45, ये 45, ये 45, 90 होगी, वापस आ गई। ठीक है, डेविएशन बाय द रे ऑफ 180 डिग्री। कैसे? खाली ओरिएंटेशन ऑफ द प्रिज्म को चेंज कर दिया गया, बस इतना। ऑब्जेक्ट यहां थी, इमेज यहां बन रही है, सिंपल। ठीक है, बस इतना ही है। मूविंग नेक्स्ट, इस पे आते हैं। ठीक है, ये क्या है? देखो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है एवरीवन। ठीक है, ये इंटर कर रही है नॉर्मल पे, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये 90 है, ये 45 है। ठीक है, ये 45, ये 45 है। तो जब बेंड करके वापस इसको बाहर निकलना था, बाहर नहीं निकलती है, ये बाहर, ये अंदर चली जाती। अब सवाल यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको सवाल पूछना चाहिए कि सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होती है वो, उसके लिए कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। ये तो हम लोग समझ गए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल जो इंटर कर रही है वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए, जिसके कारण आपका जो रे ऑफ लाइट है वो इंटर कर जाए अंदर ही। ठीक है, सवाल ये उठता है कि वो इंसिडेंट एंगल निकालेंगे कैसे? बिल्कुल निकलती है। कैसे निकलता है वो देख लो, यहां पे बता देता हूं मैं, इस जगह पे। ठीक है, जैसे ये मीडियम क्या है? मीडियम इज एयर। मीडियम क्या है पीपल? व्हाट इज द मीडियम? मीडियम इज द एयर। एयर है और क्या है? एयर एंड ग्लास है। ठीक है, एयर और ग्लास है। तो एयर की वैल्यू हो जाती है अभी के लिए मान लो 1, और ग्लास की वैल्यू हो जाएगी 1.5 मान लो। ठीक है, तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो स्नेल्स लॉ में अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं, स्नेल्स लॉ छोड़ो, क्रिटिकल एंगल की बात करूं, आईसी, तो आप बोलोगे दिस इज विल बी रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम। इसको आप सॉल्व करोगे, 10 ऊपर चला जाएगा, तो इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 10 ऊपर चला गया, 10/15। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 5 2 हो गई, ये 5 3 हो गई। ये आप सॉल्व करोगे तो इंसिडेंट एंगल जो आएगी, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगी 41.8 डिग्री, जो अप्रोक्सीमेट 42 डिग्री के आसपास होनी चाहिए। मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर 42 डिग्री से ज्यादा एयर और ग्लास के बीच में मीडियम है, ठीक है, मीडियम आपका एयर और ग्लास है, उसके 42 डिग्री से ज्यादा अगर एंगल बना रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? हम लोगों ने यही पढ़ रखा है कि इंसिडेंट वो टोटल ये TIR जो है ये ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल कितनी निकल के आई? 42 निकल के आई, तो 42 से ज्यादा एंगल होने चाहिए। ये 90 है, ये 90, ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है वो एंगल कितना बन रहा है? दैट इज 45। सिंपल सी बात है, 42 से ज्यादा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्ट्राइक कर रही है जहां पे कितना बन रहा है? 42 से ज्यादा, वापस आ जाएगी। यहां पे इस जगह पे स्ट्राइक कर रही है पीपल, इस जगह पे ये भी आपका 42 से ज्यादा है, इसीलिए वो एंगल बन रही है। ठीक है, अगर आपको चेक ही करना है तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें, दिस इज व्हाट इट इज देयर एवरीवन, एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पे देख लेते हैं TIR थ्रू द इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब पूरा 60 डिग्री 60 डिग्री है। एक रे ऑफ लाइट आती है जो आपका एक सरफेस पे 90 डिग्री बना रही है। 90 डिग्री बना रही है, याद करो कि जब 90 डिग्री बनाती है तो रे ऑफ लाइट जो है वो पूरी तरह से पास कर जाती है बिना डेविएशन के। 90 डिग्री पे आई, यहां पे स्ट्राइक कर रही, यहां पे स्ट्राइक करेगी तो ये 90 डिग्री नहीं होगी क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग है। ठीक है, तो ये एंगल यहां पे स्ट्राइक करेगी। अब यहां पे जो स्ट्राइक करेगी, अब हमें यहां पे समझना पड़ेगा कि यहां पे एंगल कितना बन रहा है। जब यहां पे स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे, तो हमने एक नॉर्मल बनाई। जब हम लोगों ने एक नॉर्मल बनाई तो हमें एक चीज समझ में आई कि भैया देखो, ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, हमने ये पूरा आपका एक लाइन निकला, ये इंसिडेंट रे आपकी सीधी आ रही थी। तो हम लोगों ने जब एंगल निकालने की कोशिश की तो देखो ये 90 है, ये 90 और ये 60, तो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 150। 150 से 80 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 150 से 180 माइनस करो 30 बचेगा। तो मतलब ये एंगल 30 तो ये भी एंगल 30, ये एंगल 30 तो ये 60, ये 60, ये बाहर निकल गई। तो सब कुछ 60-60 पे बाहर निकल गया एवरीवन। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल। मूविंग नेक्स्ट, अब यहां पे देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये आपकी जो है यहां पे सेम आपका ना, मैं यहां पे TIR भी हो रही है लेकिन राइट बेंड भी करके जा रही है। जैसे इंटर कर रही है, दिस इज 90 एवरीवन, ये 90, ये 60, दैट इज गोइंग टू 150, ये 150, तो दिस इज गोइंग टू बी 30। ये अगर 30 हो गई, ये 30 है तो
ये 30 है, तो क्योंकि यहां पे ये पूरी एंगल 90 डिग्री है, ये 30 निकली तो ये 60 हो जाएगी, ये 60 तो एंगल ऑफ जो क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है तो ये 60 ये बाहर निकलेगी यहां पे, अगेन इट इज गोइंग टू बी 90, ठीक है, ये भी आपका पूरा 90 हो गया, तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल 30 हो जाएगी, तो ये जो बेंडिंग होगी दैट इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री चल रही है इधर और कुछ नहीं चल रहा। यहां पे नो टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रे ऑफ लाइट इंटर कर रही है, जैसे इंटर कर रही है दिस इज 90 डिग्री एवरीवन, ये 90 ये 30 कितना हो गया टोटल, ठीक है, कितना हो गया टोटल, ये 90 ये 30 इट इज गोइंग टू बी 120, 120 पे होगी, तो ये अगर ये 120 पे हो रही है, ठीक है, अगर ये 120 पे हो रही है एवरीवन, दिस इज 120, तो ये एंगल कितना होगा, दैट इज 60। अगर ये 60 डिग्री है तो आपको पता होगा कि दिस इज हाँ, अगर आपको पता होगा तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, ये अगर 90 डिग्री है मतलब कुल मिला मतलब इसी की 90 डिग्री की बात कर रहा हूं, ये 90 डिग्री 60 तो 30 एंगल होना चाहिए, जो 30 एंगल ये 42 से कम है, जो 30 डिग्री है ये 42 से कम है, अगर 42 से कम है तो आपका टीआर नहीं होना चाहिए, बाहर निकल गई। यहाँ पे भी वो है 90 डिग्री पे आई, यहाँ पे स्ट्राइक करी, ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 120 सेम वही चीज होगी, ये 60 ये 30 बाहर निकल गई क्योंकि 42 डिग्री से कम है इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ता है, सेम चीज यहां पे भी हो जा रही है, एक्सेप्शन है टीआईआर के लिए यहां पे क्या, ये 90 डिग्री पे फॉल कर रही है, ये 60 है, अगर ये 60 है ये 90 है दैट इज 140, ये 30 हो गई तो ये 30, ये आपका 60 हो गया, ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो गया, 60 से जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनेगी, तो ये 30 होगा, 30 से बाहर निकल गई है। ठीक है, दिस इज व्हाट टीआईआर इन प्रिज्म एवरीवन। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा और ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे कि रिफ्रैक्शन में हो क्या रहा है। तो बहुत सारी चीजें थी रिफ्रैक्शन में, ठीक, चलो कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक, और क्वेश्चंस करके हम लोग सॉल्व करते हैं एवरीवन कि क्या होना चाहिए इसमें। ओके एवरीवन, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, आप देख लेते कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए एवरीवन, व्हाट वी कैन सॉल्व दिस, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपके पास दी हुई है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें शर्त लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो द क्वेश्चन हैज बीन सेड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दी हुई है दैट इज 4/3, ठीक है, समझ गए, 4/3। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है, सी की वैल्यू दे रखी है हमें दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट बोली जा रही है, ठीक है, कोई और दूसरा मीडियम तो दिख नहीं रहा हमें, तो एब्सोल्यूट जो होती है वो C/V इन द मीडियम होती है, तो हमें ये निकालने की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट किसका दिया हुआ है, वाटर का, आपके C के रिस्पेक्ट में दैट इज 3 × 10⁸, ठीक है, और ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो होगी वो हो जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे दैट इज 4/3, तो ये 3 ऊपर चली जाएगी, तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट 3399 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4 पीपल, ठीक है, सॉल्व कर लो, 810.0, ठीक है, 2.25 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, द आंसर विल बी, इतना क्यों मेहनत कर रहा हूं मैं, है तो 2.25, ठीक है, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2.25 आएगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज व्हाट इट इज देयर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं एवरीवन, लेट अस गो विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज दिस क्वेश्चन, आपको बोला जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपके पास दिया हुआ है, सो सॉल्यूशन फॉर दिस पीपल इज, सॉल्यूशन एवरीवन, हमें बोल दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन एज 4/3, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या दिया हुआ है, ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें पास दिया हुआ है दैट इज 3/2, ये भी ठीक है ना। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हमें बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, ये पता करनी है,
ठीक, तो अगर ऐसा है तो मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या मिले यहां पे, मुझे क्या मिले, मुझे मिले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यही चाहता था ना मैं। ठीक है, तो कर लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, दैट इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए ना, तो दैट इज 3/2 ना, हाँ 3/2। ठीक, और ये क्या है वाटर का, दैट इज 4/3। ठीक, आप इसको रिवर्स करोगे तो आपके पास आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और यहां पे वाटर विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगी 3/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3/4। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा 9/8, 9/8 आंसर। ठीक है, जैसे मैंने समझाया था बस उसी तरह से मैंने सॉल्व किया है, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह वेरी गुड, इसमें बोल रहा है कि ऑरेंज लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपको दे दी गई है। सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, एक ऑरेंज लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें दे दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक यूनिट होती है। travels in air get refracted in the water if the speed of the light in air हमें पता चली, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें पता चली 4/3 है ये। ठीक है, 4/3 है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन द एयर, और फिर हमें बताया जा रहा है कि द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पता कर लेते हैं एवरीवन। जब हम लोग ये चीज पता कर रहे थे, हमें देखो यहां पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमें पता है। हमें पता करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन एयर कितनी होगी, तो हमें स्पीड ऑफ द लाइट भी पता है, हमें वेवलेंथ भी पता है। ठीक है, तो स्पीड भी पता है, वेवलेंथ भी पता है, तो क्या हम फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते? ये भी तो एयर की बात कर रहा है ना, ऑरेंज लाइट ट्रैवल इन द एयर, तो ये वेवलेंथ हमें दी हुई है, स्पीड दी हुई है, तो क्या हम फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते? 110% फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। जैसे हम फ्रीक्वेंसी निकालने की बातें करेंगे, सबसे पहले तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू मीटर। तो हमें अभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो हमें ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू जो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी हुई है मेरे पास, दैट इज 3 into 10 to the power 8, डिवाइड कर देंगे हमारे फ्रीक्वेंसी से, दैट इज 6000 इंटू 10 to the power -10। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 into 10 to the power, ये 8 है, ऊपर चला जाएगा 10, तो यहाँ पे 18 हो जाएगी, ये हो जाएगा 6000 पीपल। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2000 आएगी बेसिकली। तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 to the power 18 डिवाइडेड बाई 2000, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको 2 into 10 to the power 3 है। ये 3 ऊपर गई तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ गई वो आप लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2, मतलब यहां पे आप लिख सकते हो 0.5 into 10 to the power, ये 3 उधर से माइनस हो गया, 10 to the power 15 हर्ट्ज। ठीक है, 0.5 into 10 to the power 15 हर्ट्ज विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, चलिए अगर इतना आप लोग को क्लियर हुआ है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट वी आर अबाउट टू फाइंड इज, हमें और क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है, ये तो फर्स्ट होगी। सेकंड क्या फाइंड करना था? सेकंड हमें फाइंड करना था कि आप मुझे ये बता दो कि स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर कितना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ द लाइट आपकी, क्योंकि और कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की बात की गई तो ये हो जाएगी, और स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी हुई है, दैट इज 4/3। 4/3 विल बी इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8, और यहां पे स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर जो होगी दैट विल बी 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 4/3। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो स्पीड ऑफ द वाटर जो हो जाएगी दैट इज 9 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना, यू विल बी गेटिंग द आंसर। मेरे ख्याल से वही आएगी, 2.25 आएगी, 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, अभी जो पहले निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, वो हो गई। थर्ड क्या रहेगा, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द वाटर। अरे जब मेरे पास स्पीड है, जब मेरे पास स्पीड दी हुई है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी तो फिक्स ही होगी, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स ही है। फ्रीक्वेंसी कहां गई, ये तो फिक्स ही है, ये तो चेंज नहीं होने वाली। तो अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी भी पड़े तो इस फॉर्मूला से निकालूंगा ना,
कहाँ गया कि मेरे को पता है वेवलेंथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ द लाइट, तो स्पीड ऑफ द लाइट अभी निकल गई, ठीक है। थर्ड अगर मैं निकालने की बात करूं तो ये हो जाएगी आपकी 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, ये हो गई स्पीड ऑफ द, ये हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेवलेंथ। हाँ, तो ये इसको डिवाइड कर देंगे तो स्पीड हो गई डिवाइडेड बाई द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा वेवलेंथ इन वाटर। अब सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा वेवलेंथ इन दी वाटर पीपल, ठीक। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। सॉल्व कर दूं क्या, कर ही लो। अगर मैं सॉल्व करना चाहूं भी इसे तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, सबसे पहले पावर का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो पावर का काम करेंगे, 15 है ऊपर चला जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगी आपकी, एक ही बार में लिख देता हूं, 10 टू दी पावर -7 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये इसको मैं हाफ करूंगा, कैलकुलेटर तो है ही, ठीक है। अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो इट विल बी लाइक 2.25 डिवाइडेड बाई 0.5, 2.25 डिवाइडेड बाई 0.5, तो आपके पास आएगा 4.5, तो ये हो जाएगी 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज देयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, और इतना आपको समझ में आ गया, बस इतना ही है, बेसिक सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती इसलिए चेंज नहीं किया हम लोगों ने। यहां पे देखो हमें यह बोला गया कि अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ ग्लास स्लैब 5 सेंटीमीटर थिक, 5 सेंटीमीटर थिक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 30 डिग्री। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द इमर्जेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे थ्रू द ग्लास। The refractive index of the glass is 1.5. Measure the lateral displacement of the ray, ठीक है। Take the sin 19.5 डिग्री equals to 1/3। सबसे पहले मैंने ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। मतलब आपको पढ़ना नहीं है, बेसिकली ये बोलना चाहता हूं मैं। लेकिन क्योंकि आपके बुक में एक क्वेश्चन दी हुई है ऐसे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल बी गोइंग विद दैट पर्टिकुलर, ठीक है। तो मैं आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है, वो आप पुट कर देना, आंसर आ जाएगी। तो इफ यू टॉक अबाउट लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है T, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी T बाई कॉस R। ये रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, ठीक है, कॉस R, ठीक है, T साइन I माइनस R पीपल, ठीक है, वेर I इज द इंसिडेंट एंगल, R इज द रिफ्रैक्टेड एंगल, cos R मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल की बातें की जा रही है। दिस इज द फॉर्मूला, आप पुट कर दो के आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज देयर पीपल, फाइन। ओके एवरीवन, सो लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपकी क्या है इसमें, कि हमें क्वेश्चन बोला कि एक कॉइन है केप्ट इन दी वाटर, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मेरे को 4/3 दे रखी है, ठीक है। और मेरे को बोला गया है कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय, ये शिफ्ट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये शिफ्ट की वैल्यू दे रखी है, शिफ्ट की वैल्यू 2 mm दी हुई है मुझे, ठीक है। और क्या बोले, मेरे को डेप्थ निकालनी है, फाइन। तो मुझे अगर डेप्थ निकालनी भी है तो ये डेप्थ कैसे निकलती है, अगर आपको याद होगा शिफ्ट में, तो शिफ्ट क्या होती थी कि रियल माइनस एपेरेंट, ठीक है। तो अगर मैं शिफ्ट को लिखना चाहूं, फॉर्मूला तो है उसकी, लेकिन मैं अगर शिफ्ट को निकालना चाहूं तो ये हो जाएगी रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट वाला, एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो अगर ये मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं तो आपकी रियल डेप्थ कितनी है मुझे नहीं मालूम, तो x ले लेते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट की वैल्यू है 2, रियल डेप्थ x मान लेते हैं, ठीक है, माइनस एपेरेंट वेट के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने एपेरेंट डेप्थ के बारे में, तो एपेरेंट डेप्थ जो थी वो आपकी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी, अगर आपको याद हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक। तो एपेरेंट डेप्थ विल बी इक्वल्स टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है इसकी 4/, ये कितना है, रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ तो 8D मैं लिख रहा हूं, सॉरी, ठीक है। इसको अगर मैं रियल डेप्थ बोलूं तो रियल डेप्थ की वैल्यू कितनी है x, ये कितना है 4/3,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x/4, तो ये पुट कर देते यहां पे, तो इट विल बी 3x/4। सॉल्व करनी है तो 2 विल बी इक्वल्स टू, इट इज 4x माइनस 3x/4, तो ये हो जाएगी 8 विल बी इक्वल्स टू x, तो आपकी जो एक्चुअल डेप्थ निकल के आई दैट इज 8। ठीक है, 8 क्या mm में होगी, mm में ही, ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल, और आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए, फाइन। So this is going to be the end of the session, everyone. Please do let me know how you feel about this particular session. कैसा लगा आपको ये पूरा चैप्टर? ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? आपकी कोई अगर डाउट है, कोई जेन्युइन डाउट है, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मूविंग टू नेक्स्ट, ठीक है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, और आप जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है स्टार्टिंग में मैंने आपको दे दी थी। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लेंसेज के बारे में बात करके आऊंगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसे मिस मत करना। ठीक, सी यू ऑल, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।